Hi, Namaste. My name is Seema and I am founder of Seema Learning Academy. Today we are going to read ICICI एकांकी संचय सूखी डाली लेखक उपेंद्र नाथ आश्क. So let us start. एकांकीकार का परिचय. उपेंद्र नाथ आश्क. उपेंद्र नाथ आश्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. इनका जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को जालघर पंजाब में हुआ. इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध तथा कविता सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और लोकप्रियता अर्जित की. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं छींटे, चरवाहे, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, दो धारे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैद और उड़ान, बड़ी बड़ी आंखें आदि. 19 जनवरी सन 1996 को इनका निधन हो गया. लेट्स स्टार्ट विद पात्र परिचय. पुरुष पात्र: दादा करमचंद, परेश, भाशी, मल्लू. एंड स्त्री पात्र: बेला, छोटी बहू, छोटी भाभी, बेला की सास, इंदु की माँ. मजली भाभी, मजली बहू, बड़ी भाभी, बड़ी बहू, पारो, रजवा, मिश्रानी. नाउ सूखी डाली. पहला दृश्य. मानव प्रकृति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है. वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट ही की भांति महान दिखाई देते हैं. आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं. दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था. इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे. अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से उन्होंने एक के 10 मुरब्बे बनाए. उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है. सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर की एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है. उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतेहू का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं. पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है. गांव में उनका और आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरे से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है. तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती है, सीधी सारी महिलाएं हैं. उन सब में अपनी पोती इंदु ही जिससे प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है. घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं, किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतेहू जो घर में
छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है के आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहर सी उठने लगी है, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रैंडिवरस सम्मिलित स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां वहां धूप लेती है, कभी चरखे चलती है, कभी गप्पे लड़ाती है, कभी लड़ती झगड़ती है और कुछ न हो तो स्नान घर में पड़े कपड़े ही धोया करती है। यह स्नान घर बाहर के अहाते में है। दाई दीवार के कोने में जो दरवाजा है उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज वहां कपड़े धोया करती है और निरंतर थप 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 की ध्वनि की बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। दोनों और आमने सामने पहले मझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मझली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी भाभी का कमरा, जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाई दीवार में सीढ़ियां बनी हैं जो ऊपर को जाती है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त पीछे हैं, तो एक चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी है। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाई तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की बुकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू, कुछ कहो भी। इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटक कर, अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को भी कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य है। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित, काम करना नहीं आता? इंदु, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख लूंगी। भला कै दिन हुए हैं मुझको आपका काम करते, किंतु बहू रानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इनका तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। बड़ी बहू, सलीका नहीं। इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भी साफ सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भी भाभी नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। बड़ी बहू, हाँ और क्या? इंदु,
झट से बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा, तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ दो घड़ी भी न टिकती। बड़ी बहू, कहीं उसे ये सब बातें? इंदु, और कैसे कही जाती है, जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं, नाक भौं चढ़ाकर। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु, मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके की एक नमूना तुम्ही जो हो, एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गंवार भी उससे सीख लेते। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी, इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? इंदु, मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी? छोटी भाभी, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे हुए गले से, आज माँ जी उन्होंने बस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने न जाऊंगी। छोटी भाभी, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह पिचकाकर व्यंग्य से, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। क्रोध से, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जबान। बड़ी बहू, बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूह की को दूसरी चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। मझली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मझली बहू, किही 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 हा 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 हा। इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही है? मझली बहू, की हाथ पर हाथ मारती है, हा 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 हा। गैलरी में मझली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हाहा ही हो रही है? इंदु, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मझली बहू, मैं कहती हूँ, फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मझली बहू, आज बाई परेश की वह गति बनी कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। ही हा 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 हा। छोटी भाभी, ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मार मार जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू, इंदु, बात क्या हुई?
मझली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी। बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में किटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हंसती है। और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर मजली भाभी। छोटी बहू, मजली भाभी, यह तो मजली बहू। परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। हाथ मटकाकर ना भाई। मजली और बड़ी भाभी, हाँ टीकी तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मजली बहू, तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है, मेरे मायके में। इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। मझली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। हंसती है। और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगे बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। की हंसती है। दूसरी भी उसके साथ हंसती है। मैं तो चुपके से चली आई। मुख बिचकाकर। जबान है छोटी बहू की या कतरती रनी। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जबान ही जबान है। बात तो तब है जब काम भी हो। एक काम की कहो तो 100 नाक भौं चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसाल खाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी, गुसाल खाने में गल रहे हैं, तू उठा क्यों न लाई उन्हें? जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा? और भी चिंता से परेश ने समझाया, नहीं उसे। इंदु, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है। मजली बहू, वह मलमल के थान और अरबों की बात यह याद है ना? अभी तक पड़े हुए हैं। कह कर हार गए परेश महाशय। बहुरानी हाथ तक न लगाया उन्हें और बेशर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। हंसती है इंदु और बड़ी बहू भी हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इंदु, क्यों? उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटकाकर अहाते में डाल दो। शायद उन्हें जरूरत हो, मंगागे तो
मैं बहू को समझा दूंगी। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य। वही बरामदा दाईं ओर के तख्त पर बिस्तरा बिछा हुआ है। दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम के तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर आहते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नानगृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। करमचंद की बुकटी तन गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती रहती है। फिर करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल लगाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। हंसते हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर करमचंद से, मैं कहा करता हूँ न बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था, हल्की सी खरोच भी। यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और यही घाव नासुर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहां तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अरबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए अपने मायके घराने को। शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू भी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। टूटा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त तप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। बाशी बाहर से, दादाजी,
मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख 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 कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा, पेड़ हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं। ठहरो बाशी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उसे धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। परेश में लज्जित। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ, इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद ने अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। परेश जी, दादा हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। परेश जी, मैं इसलिए आया था। दादा, हाँ हाँ कहो, क्यों झिझकते हो? परेश जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी के दिन हुए हैं उसे आए। और फिर बेटा, मन लगता नहीं, लगाया जाता है। परेश, वह मन लगाती ही नहीं। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। परेश, उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मझली ताई, बड़ी भाभी, मझली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और उधर वह उन सबसे दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरे हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी मानो तो। दादा, हाँ हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वह आजादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। वे समझती है वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती है। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना न रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नता
अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट से उसकी अच्छी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? दादा कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर हंसते हैं। यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, खासकर शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। हुक्के के एक दो कश लगाते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है और वह केवल टूट रह जाता है। स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रहे हैं, और मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान न दो। मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को पराइयों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। परेश, जैसा आप उचित समझे। दादा, और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। परेश, जैसी आपकी इच्छा। चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं, जो इस बात के साक्षी है कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। दादा जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो। रजवा, रजवा। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती। फिर आवाज देते हैं, रजवा, रजवा। रजवा दूर से जी आई भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। रजवा, जी, मैं अभी जाकर सबसे कहे देती हूँ। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयां लाकर बिछा देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहता है, सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से जी आई। अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। एक कश खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है।
मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दादाजी इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते, बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्ज से नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही अकल से हम सबसे निश्चित ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर, बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब उसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है और डालियां छोटी हो या चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे जाने लगते हैं। इंदु बेटा और मझली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। मझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतः घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। गला भर आता है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसाएं। विटप से अलग होने खाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। दादा, बाशी, मुल्लू, जगदीश, आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। बाशी दरवाजे से झांक कर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते हर बार वही कहानी। मल्लू
चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी, नकल उतारकर एक था बरगद का पेड़। दादा हंसते हैं। यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और दो चारपाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी है। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेंक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी तो समझ नहीं सकती। आज कुछ है, कल कुछ। फल में तोला, पल में माशा। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई फिर धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। कहीं दादाजी बुरा न माने, पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। बेला, आप बैठिए माँ जी। बड़ छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्च पड़ी है, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, बीसों दूसरों काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा न माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उससे कभी किया ही न हो, वह उससे किस प्रकार हो सकता है? बेला उठती हुई, आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो। मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि यूं ही नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बहारना सिखा देना। फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं आप सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यो तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो। चलने को उद्यत होती है। बेला, आप बैठिए तो सही। सास, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं व्रता समय तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। चली जाती है। बेला,
पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप। इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मजली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। मजली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था। हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मछली भाभी वैसे ही खड़े खड़े, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू, दादाजी पुरानी नौकरों के हक में हैं। दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी। अब रजवा की बहू भी यही करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला अन्यमनस्क से, नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं। रजवा काम सीख जाएगी, कुछ चिढ़कर। पर आप खड़ी क्यों है? मजली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज न करेंगे। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रुआसी आवाज में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती है? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती है? उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए मजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चाहती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रख के जल्दी जल्दी चली जाती है। मछली भाभी जैसे अपने आप से, परायों का सा? बाहर से मछली बहू के कहे की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मछली बहू हंसी रोकर, और क्या, मैं झूठ कह रही हूँ, अपने इन दो आंखों से देखा। हंसती है। मालवी ने सारी की सारी छत फाड़वे से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। सब डाका मारकर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना, क्या किया मालवी ने? सच? मजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें घुस जाती है। उसकी एक और हिंदू और दूसरी ओर पारों बैठ जाती है। मजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मजली भाभी कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। मजली बहू, मैं कहती हूँ, मुँह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर सब ठहाका लगाती है। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत को डाली यह तो बताओ। मजली बहू, रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मालवी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटर। मछली भाभी को छोड़कर सब हंसती है। मछली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का। मछली बहू, गली के सिरे
पर खड़ा ताल ठोक रहा है। उन जांचा पर हाथ मारकर बताती है कैसे ताल ठोक रहा है। इंदु, ताल ठोक रहा है? मछली बहू, कहा लगती है। सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं जोड़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। और इधर मालवी कमर खसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पांव घर के भीतर। सब हंसती है। इंदु अंगुली होंठों पर रखकर, भाभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई? जरा हंसकर। किस बात पर कहे लगाए जा रहे हैं? मजरी भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मजरी बहू जल्दी से उठकर, आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती हैं। आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, मैं तो इधर हो जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन्न हंसी के साथ, आप हंसिए कहे लगाइए। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। मछली बहू, मैं कहती थी न कि इस और न आओ। मेरी मुई आदत हुई हंसने की। इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने के को। मछली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चला कि गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे। इंदु, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मजरी बहू, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मछली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो बड़ी बहू से। हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा ले। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरिया चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मछली की बातों में, चली चलो। दोनों चली जाती है। मछली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। पारो, मुझे तो जाना था भाभी, लल्ला आ गया होगा ना, मेरी मिली तो चिल्लाएगा। मछली बहू अपने आप से, यह छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई। हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भागकर उसके पास जाती है। मछली बहू, सुनी तुमने मालवी की बात? खोद डाली उसने सारी की सारी छत। कहा लगाती है। बड़ी भाभी, मालवी ने छत खोद डाली? मछली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई, हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मालवी मारो मार करती। बड़ी भाभी, पर मछली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं।
बेला आर्द्र कंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, आखिर बात क्या है? कुछ कहो भी। बेला, मैं जानती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मझली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसा डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। पर इसमें बेला, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती है। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी, कोई तुम्हारा आदर नहीं करता। अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है। बेला निडाल होकर कुर्सी में घस जाती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। मुंह इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर, भाभी जी। बेला मुंह के ऊपर उठाती है। इंदु, है भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछकर, नहीं, मैं रो नहीं रही। पर इंदु, परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। इंदु, तो भला यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है। बेला, पहले तो तुम यूं जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंका, दादाजी ने क्या कहा था? इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। बेला, ओ यह बात है। इंदु, दादाजी और सब यह सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं। और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सब को समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वह आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दे। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज होंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहकर, मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं। धूप निकली जा रही है पर कपड़े। बेला,
मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती है। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी के ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे। जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। मल्लू, मैं उड़न खटोला लूंगा। साहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर टिटक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, हे छोटी बहू। इंदु बाहर से, मैंने तो बहुतेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं। पढ़ लिख कर। इंदु, जो आप अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई है। मैंने बहुतेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, उन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। बेला भावावेश के कारण रुदे हुए कंठ से, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहें कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। पर्दा सहसा गिर जाता है। With this, we have come to an end of this chapter reading of Suki Dali. I hope you liked it. We are going to come up with the next chapter. Till then, धन्यवाद.